बच्चों, जैसे आप लोगों को बीमा के बारे में बताया गया था और भौतिक राशि की बीमा कैसे निकाली जाती है, उम्मीद है आप लोगों ने याद किया होगा। पिछले वीडियो में आपको जो भेजा भी गया था। तो इन बीमाओं को याद करके आप जो इन बीमाओं का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। पहला उपयोग है समीकरण के संतुलन की जांच करना कि हमारा समीकरण जो है वह संतुलित है कि नहीं है। तो समीकरण हमारे जो सूत्र जिसे कहा जाता है दो प्रकार के होते हैं, और किसी भी समीकरण में दो पक्ष तो होते ही हैं, बीच में बराबर होता है बायां पक्ष और क्या होता है दाहिना पक्ष। दो पक्ष होते हैं, है ना। तो सूत्र हमारे दो तरीके के होते हैं। एक जो है कि गुणनफल और भागफल के रूप में रहे, माने गुणा और भाग का संबंध रहे कुछ। एक जो है सूत्र हमारा होता है जोड़ या क्या है घटाने के रूप में भौतिक राशियां एक दूसरे से जो है कनेक्ट हों, जो हमारे फार्मूले होते हैं। तो वास्तव में उनमें सही संबंध क्या है, सही सूत्र क्या है, इसकी जांच अगर आपको करनी है तो बीमी विधि से कर सकते हैं कि दिया गया सूत्र सही है कि क्या है गलत है। जैसे मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं कि F बराबर क्या है यमय, जहां F बल है, यम द्रव्यमान और ए त्वरण है। इसकी हमें जांच करनी है कि ये समीकरण हमारा सही है कि नहीं है। सही होने का मतलब कि क्या F बराबर यमय ही होता है कि यम बराबर जो है ना यफए होता है कि ए बराबर यमयफ होता है। कौन सा संबंध हमारा क्या है सही होगा। तो जो समीकरण आपको दिया गया हो, जो फार्मूला आपको दिया गया हो, है ना, वह समीकरण अगर गुणा के रूप में है या भागफल के रूप में है तो देखा जाता है कि बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र दाहिने पक्ष के बीमीय सूत्र के क्या आ जाए बराबर आ जाए तो समीकरण हमारा क्या है संतुलित है। अगर ऐसा नहीं है तो समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, अर्थात वह सही नहीं है। तो जैसे देखिए कौन सा संबंध सही होगा, इसके लिए हम इसकी जांच करते हैं बीमी विधि से। पहले हम क्या लिखेंगे बाएं पक्ष की बीमा। तो बाएं पक्ष में है क्या, बाएं पक्ष में आपका बल है, तो बाएं पक्ष की बीमा के बराबर क्या होगा F की बीमा माने बल की बीमा। और बल की बीमा आप लोग जानते ही हैं कि यम एल टी की घात कितना होता है -2। ये बाएं पक्ष का बीमा हमें मालूम हो गया। अब हम क्या किसका पता करेंगे, दाएं पक्ष की बीमा। दाएं पक्ष की बीमा बराबर क्या होगा, दाएं पक्ष में द्रव्यमान है और क्या है त्वरण है, तो यम की बीमा गुणे क्या है ए की बीमा। तो यम की बीमा द्रव्यमान की बीमा क्या होती है यम, और त्वरण की बीमा एल टी की घात कितना -2। दोनों को एक ही ब्रैकेट में रख सकते हैं, यम एल टी की घात -2। अब देखिए कि बाएं पक्ष की जितनी बीमा है यम एल टी की घात -2 उतने ही दाएं पक्ष की क्या है बीमा है। अर्थात बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा जो है जब बराबर हो जाए तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि बाएं पक्ष की बीमा बराबर क्या है दाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा बराबर दाएं पक्ष की क्या है बीमा। अतः F बराबर क्या है यमय संतुलित है या क्या है सत्य है।
तो इस तरह से बीमी विधि से हम समीकरण संतुलन की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। एक चीज और देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं एक सूत्र कि यम बराबर क्या है, यम आर बटा क्या है v स्क्वायर, जहां यम बल, यम द्रव्यमान, आर त्रिज्या, भी क्या है, चाल है। क्या है, चाल है। तो हम देखेंगे क्या यह समीकरण हमारा संतुलित है। तो संतुलित होने का प्रतिबंध आपको हमने बताया कि पहले हम क्या करेंगे बच्चों, बाएं पक्ष की बीमा निकालेंगे और फिर क्या है, दाहिने पक्ष की बीमा निकालेंगे। यदि बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर है तो ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है या सत्य है, ठीक है। अर्थात ये जो संबंध दिया गया है यह ठीक प्रकार से जो है कि व्यवस्थित है। अगर बाएं पक्ष की बीमा और दाएं पक्ष की बीमा समान नहीं आती है तो हम यहाँ कहेंगे कि यह समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, अर्थात यह सत्य नहीं है। संबंध जो दिया गया है, सूत्र हमारा गलत है। तो हम पहले बाएं पक्ष की बीमा लिखते हैं। बाएं पक्ष की बीमा बराबर किसकी बीमा, यफ की बीमा बराबर यम या टी की घात कितना होगा, -2। अब किस पे चले, दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा। तो दाएं पक्ष की बीमा अगर हम लिखें तो किसकी बीमा लिखेंगे, यम की बीमा, यम की बीमा गुणे क्या है, आर की बीमा बटा में v की बीमा का क्या है, स्क्वायर, v की बीमा का क्या है, स्क्वायर। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी बच्चों, यम, त्रिज्या क्या है, एक दूरी होती है, दूरी की बीमा जो है क्या होगी, यल, v की बीमा, बलचाल की बीमा आपको बताया गया यल टी घात कितना होता है, -1, इसका स्क्वायर है। तो इसको थोड़ा सा सरलीकरण करते हैं, यम यल ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, यल की घात 2, टी की घात क्या, -2, ये घात दोनों के ऊपर आएगी। अब इनको ऊपर लेके चलते हैं तो क्या आएगा कि यम यल की घात -1, टी की घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या है, आप देखिए कि अब बाएं पक्ष की बीमा में यम है तो यहाँ भी यम है, लेकिन यहाँ यल की घात धन 1 है, यहाँ क्या है, ऋण 1 है। टी की घात यहाँ -2 है, यहाँ टी की घात क्या है, +2 है। इसका मतलब क्या है कि बाएं पक्ष की बीमा दाहिने पक्ष की बीमा के बराबर नहीं है। अर्थात आप देख सकते हो कि चूंकि बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष की बीमा नॉट इक्वल टू क्या है, दाएं पक्ष की बीमा, दाएं पक्ष की बीमा। अतः यह बराबर है ना, यम आर अपान क्या है, v स्क्वायर, संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। अर्थात इस तरह से आप जो है बीमा की सहायता से बच्चों, बीमा अगर याद है सभी भौतिक राशियों का, तो इसकी सहायता से आप जो है किसी समीकरण के संतुलन की जांच कर सकते हैं। यह जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया, यह एग्जाम्पल जो थे, जो भौतिक राशियां हैं उनमें जो संबंध है गुणनफल या भागफल के रूप में है, लेकिन योग और अंतर के रूप में भी संबंध होते हैं। जैसे एक समीकरण मैं ले लूं और उसके समीकरण की जांच करनी हो तो उसमें हम प्रत्येक पद के बारे में सोचते हैं कि प्रत्येक पद की बीमा क्या है ना। तो जैसे मैं आपको गति का पहले समीकरण को ले लूं तो v बराबर क्या है, u प्लस क्या है, at। तो इसमें कितने पद हैं, फिर ये देखिए, यह बायां पक्ष, ये क्या है, दाहिने पक्ष में 2 पद हैं। तो अगर इस तरह का हमें संबंध देता है
तो इस संबंध में प्रत्येक पद की बीमा जो है बाएं पक्ष की बीमा के क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बाएं पक्ष की बीमा अगर आप लिखेंगे, ठीक है, बाएं पक्ष की बीमा बराबर क्या होगा, वेग की बीमा बराबर क्या होगा, lt की घात कितना, -1। फिर इस पद की अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, या रख देंगे उठा के, ठीक है। यदि प्रत्येक पद की बीमा समान हो तो जो है कि हम कहेंगे समीकरण संतुलित है। फिर u की बीमा लिख लीजिए पहले, u भी वेग होता है, इसकी बीमा क्या है, lt की घात कितना, -1। फिर क्या है, at की बीमा बराबर क्या होगा, त्वरण की बीमा होती है lt की घात कितना, -2, और t की बीमा क्या होगी, t होती है, क्या होती है, t बराबर क्या होगा, lt की घात क्या है, -1। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो v का विमीय सूत्र क्या रखोगे, lt की घात कितना, -1 बराबर क्या होगा, lt की घात -1 प्लस lt की घात क्या है, -1। यहाँ देखिए अगर प्लस के रूप में या माइनस के रूप में समीकरण दिया है तो प्रत्येक पद की बीमा अगर समान है तो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, अर्थात सत्य है, ठीक है, गलत नहीं है, सही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम बीमा की सहायता से किसी समीकरण के संतुलन की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यह पहला उपयोग। दूसरा उपयोग आपको हम बताते हैं, है ना, कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में कैसे परिवर्तित किया जाता है, यह बीमा का दूसरा उपयोग है। तो जैसे आपको हमने बताया था MKS पद्धति, CGS पद्धति, SI पद्धति और क्या है FPS पद्धति। तो हमें भौतिक राशियों को, एक मात्रक को जो है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना पड़ता है। जैसे आपको जो है जूनियर क्लासों में एक चीज पढ़ाया गया होगा मिनटल में पैमाने की तरह, कि देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ एक पद्धति के मात्रक को, ये किस में है, MKS में है या SI सिस्टम कह सकते हैं, है ना, और ये किसमें आ गया, CGS में। किसमें, CGS में। तो ये तो ऑर्डिनरी फार्मूला आपको याद करवाया जाता है। बीमा की सहायता से आप कैसे, दूसरा उपयोग मैं आपको बता रहा हूं, सेकेंड उपयोग, एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। तो एक पद्धति आज जैसे आपको बताया गया था कि आंकिक मान जो होता है वह जो है मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या n न्यूमेरिकल वैल्यू है, u जो है पहले मापन वाले में पढ़ाए थे, इंटू u बराबर क्या होगा, नियतांक, अर्थात n1 u1 बराबर क्या होगा, n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। देखिए यहाँ n माने n को क्या पढ़ते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू माने आंकिक मान, और u को क्या पढ़ते हैं, यूनिट माने क्या है, इकाई या क्या है, मात्रक। तो 1 के लिए किसके लिए है, पहली पद्धति के लिए है, और 2 क्या है, दूसरी पद्धति के लिए, है ना। 1 को फर्स्ट भी कहा जाता है, 2 को क्या कहा जाता है, सेकंड, है ना। फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, है ना। फर्स्ट रैंकिंग माने प्रथम स्थान, सेकंड रैंकिंग माने क्या है, द्वितीय स्थान। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि n1 क्या समझेंगे कि पहली पद्धति में दी गई भौतिक राशि का क्या है, आंकिक मान। u1 क्या है, पहली पद्धति में दी गई भौतिक राशि का मात्रक है। n2 जो है पहली पद्धति में दी गई भौतिक राशि का क्या, दूसरी पद्धति में दी गई भौतिक राशि का आंकिक मान है। u2 जो है दूसरी पद्धति में जो है कि दी गई भौतिक राशि का जो है कि मात्रक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे
तो अगर हमें पहली पद्धति में किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और मात्रक मालूम हो और दूसरी पद्धति में हमें जो है कि मात्रक मालूम हो, तो आंकिक मान इसे पता करते हैं कि N2 जैसे 1 किलोग्राम बराबर हाउ मच ग्राम। हाउ मच ग्राम का मतलब कितना ग्राम होता है। तो पूछने वाला आपको पूछ देता है तो दूसरी पद्धति में वो ऑलरेडी मात्रक बता ही देता है। जैसे पूछेगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर, जैसे पूछने वाला ये सेंटेंस सुनिए, 1 किलोग्राम बराबर यहाँ पूछ रहा है कितना ग्राम। तो किलोग्राम किस में दिखा रहा है, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति कह सकते हो। दूसरी पद्धति में हमें यह बता ही दिया है मात्रक, सीजीएस में मात्रक तो दे दिया है कितना। कितना का मतलब क्या है कि वो क्या पूछ रहा है, आंकिक मान। आंकिक मान आप तपाक से बताओगे कितना, 1000। कितना, 1000। तो वही आंकिक मान बच्चों विलुप्त होता है। उस आंकिक मान को कैसे पता करोगे, N2 बराबर क्या है नियम कि N1 अपान क्या होगा, U2। यदि पहली पद्धति में द्रव्यमान अभिष्ट भौतिक राशि द्रव्यमान की A घात पर लंबाई की क्या है, B घात पर तथा समय की क्या है, C घात पर या हम कह दें कि कहने का मतलब अभिष्ट भौतिक राशि जो है द्रव्यमान की A घात पर, लंबाई की B घात पर तथा समय की C घात पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो पहली पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशि का क्या है, मात्रक U1 बराबर क्या होगा, M1 L1 T1। M1 की घाते A, L1 की घाते B, T1 की घाते क्या होगा, C। दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का मात्रक U2 बराबर M2 की घात A, L2 की घात B, T2 की घात क्या है, C। इसको यदि हम समीकरण फर्स्ट में उठा के बच्चों क्या करें, रख दें। समीकरण फर्स्ट में अगर हम उठा के रखेंगे तो देखेंगे कि जो है कि क्या स्थिति इसकी बनती है। तो इस स्थिति में जो है कि फार्मूला की तरह इसको यूज करेंगे हम कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1, U1 की जगह क्या रखेंगे, M1 L1 T1, इसकी घात A, इसकी घात B, इसकी घात क्या है, C। और जो है कि दूसरी पद्धति में U2 का मान जो है क्या है कि M2 की घात A, L2 की घात B और T2 की घात क्या है, C है। अगर हम इसको एक ही ब्रैकेट में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि N2 बराबर क्या है, N1 M1 अपान क्या है, M2 की घात A, L1 अपान क्या है, L2 की घात B और T1 अपान क्या है, T2 की घात क्या है, C। यह हमारा मेन फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के जो है कि आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम पता कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक प्रश्न यहाँ पे हम लेते हैं कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित
कीजिए। तो आप सोचोगे कि जूल किसका मात्रक होता है। सबसे पहले प्रश्न में हम जो है क्या पता करेंगे कि भौतिक राशि क्या कौन सी है। तो जूल जो है बच्चों ऊर्जा का मात्रक होता है और अर्ग भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक होता है। यह जूल जो है यह SI पद्धति में है या यह कह लो कि MKS पद्धति में है। MKS पद्धति का एक विस्तृत रूप SI है और यह अर्ग कह रहा है तो यह अर्ग किस में होता है, CGS में। तो भौतिक राशि हमारी कौन सी है, ऊर्जा है। क्या है, भौतिक राशि बच्चों हमारी ऊर्जा है। तो सबसे पहले आप ऊर्जा का बीनी सूत्र लिखेंगे, इसके बाद जो है कि आपको जो है कि कहने का मतलब ये कि दूसरी पद्धति में आंकिक मान की तरफ हम बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए आप लिखोगे ऊर्जा का बीनी सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है ML की घात 2 T की घात कितना, -2। ML की घात 2 T की घात कितना होता है बच्चों, -2 होता है। अब देखिए कि यह जो हमारी जिसमें आंकिक मान और मात्रक दोनों पता हो उसे हम पहली पद्धति मानते हैं और जिसमें केवल हमें मात्रक मालूम हो उसे हम क्या मानते हैं, दूसरी पद्धति मानते हैं। तो पहली पद्धति में आंकिक मान N1 बराबर कितना है, 1 जूल है। तो N1 बराबर 1 है ना। माना दूसरी पद्धति में आंकिक मान बराबर क्या है, N2 है। आप सीधे फार्मूले पे आइए, चूंकि N2 बराबर है ना M1 अपान क्या है, M2 की घात क्या है, A। L1 अपान L2 की घात क्या है बच्चों, B। T1 अपान क्या है, T2 की घात क्या है, C। अब देखिए कि हम घातों को जो है यह बीमी सूत्र से पता करेंगे। M का रिलेशन M से रहेगा, L का रिलेशन L से रहेगा और T का रिलेशन T से रहेगा। या N2 बराबर N1 की वैल्यू 1 है, M1 अपान क्या है, M2। यहाँ M की घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ एक की जगह कितना लिखेंगे, 1। L1 अपान क्या है, L2। यहाँ L की घात कितनी है, 2। तो B की जगह कितना लिखेंगे, 2। T1 अपान क्या है, T2 की घात क्या है, C है और C की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब चलिए क्रम से आप सोचिए, 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। M1 क्या है, पहली पद्धति में जो है द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का क्या है, मात्रक। तो यह SI पद्धति है। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, है ना, किलोग्राम होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम, बड़ा ब्रैकेट तोड़ देंगे, ठीक है। दूसरी पद्धति CGS है हमारी। CGS में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। तो क्या लिखोगे, 1 ग्राम। L1 की जगह पे क्या लिखोगे, 1 मीटर। L2 की जगह पे 1 सेंटीमीटर। पहली और दूसरी दोनों पद्धतियों में समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकेंड ही होता है। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड। अब नीचे भी क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड की घात -2। अब ध्यान दीजिए, ऊपर किलोग्राम है, नीचे क्या है, ग्राम है। तो आपको मालूम है कि एक ही चीज में रहना चाहिए। तो 1 किलोग्राम को किसमें बदल दो, ग्राम में। तो 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम बटा में क्या होगा, 1 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 100 सेंटीमीटर बटा में 1 सेंटीमीटर। और ये सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कट गया। -1 की घात -2 है। तो इसका मतलब भी कितना हुआ, 1 ही हुआ। अब यहाँ देखिए, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। 1000 गुणे क्या होगा, 100 की घात क्या है, 2 गुणे कितना, 1 बराबर क्या होगा, 1000 गुणे यह 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। 100 का स्क्वायर। अब कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 10 की घात क्या है, 7। अर्थात
दूसरी पद्धति में हमारा आंकिक मान कितना आया, n2 बराबर कितना है 10 की घाते 7। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 जूल बराबर 10 की घाते कितना 7 अर्ग, 10 की घाते कितना 7 अर्ग। इस तरह से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। इसमें यह होता है बच्चों कि पहली पद्धति में हमें आंकिक मान और भौतिक राशि का मात्रक हमें मालूम होता है, लेकिन हमें दूसरी पद्धति में मात्रक तो मालूम होता है लेकिन हमें आंकिक मान मालूम नहीं होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से, इस रिलेशन से, बीमी विधि द्वारा जो ये रिलेशन आया है, इसकी सहायता से हम क्या पता करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है कि हम पुटअप कर दें तो अर्ग तो हमें पहले से ही मालूम था। तो 1 जूल बराबर 10 की घाते क्या है 7 अर्ग। अब बीमा का हम आपको तीसरा उपयोग जो है बताते हैं। तीसरा उपयोग जो है देख लीजिए, तो तीसरे उपयोग को भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, और सभी उपयोग के उदाहरण और जो है कि प्रश्नावली से एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो काफी अच्छे से जो है कि प्रक्रिया क्या है समझ में आएगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे बीमी विधि से हम जो है यदि 3 या 3 से कम राशियां अगर एक दूसरे पे किसी तरह से निर्भर करती हैं तो हम जो है बीमी विधि से उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं या उचित सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं जो सही होगा, है ना। तो तीसरा उपयोग हमारा यह है बच्चों कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये तीसरा उपयोग। पहला उपयोग हमने आपको बताया था कि समीकरण संतुलन की जांच कर सकते हैं हम बीमा की सहायता से। दूसरा हमने अभी आपको बताया कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तीसरा उपयोग है हमारा बच्चों कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य हम क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न आपको यहाँ लिख कर बताता हूं। प्रश्न हमारा यह है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल को टी से दिखाते हैं, समय होता है ना। तो आवर्तकाल टी, है ना, गोलक के द्रव्यमान, गोलक के द्रव्यमान यम, धागे की लंबाई, लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। विमीय विधि से, विमीय विधि से समीकरण को प्राप्त कीजिए, समीकरण को प्राप्त कीजिए। यह आपका प्रश्न है। तो ध्यान देते कौन किस पे निर्भर है ना, कौन किस पे निर्भर है। यह लोलक का आवर्तकाल निर्भर है किस पे, द्रव्यमान पे, लंबाई पे और किस पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। इसके लिए हम थोड़ा सा सपोज करते हैं कि माना लोलक का आवर्तकाल, लोलक का आवर्तकाल T, गोलक के द्रव्यमान, गोलक के द्रव्यमान यम की एक घात पर धागे की लंबाई, धागे की लंबाई L की b घात पर तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की c घात पर निर्भर करता है, c घात पर निर्भर करता है। इतना जब हम मान लेते हैं तो सीधा सी बात अब लिखते हैं कि T प्रोपोर्शनली, अनुक्रमानुपाते
m की घात a, l की घात b, g की घात क्या है c, या t बराबर k, जहाँ k क्या है, यह नियतांक है, यह नियतांक है, यह विमाहीन होता है। क्या होता है? विमाहीन। m की घात a, l की घात b, g की घात क्या है c, ये इक्वेशन क्या है फर्स्ट। फिर पीछे बताए हुए प्रोसेस में जो है हम दोनों पक्षों की क्या लिखते हैं, बीमा लिखते हैं। तो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो k है इसकी बीमा जो नियत अंक हो, कोई अंक आ जाए 2, 4, 10, 20, 100, 50 या जिसे नियतांक कर दिया जाए उसे बीमाहीन मान लिया जाता है, अर्थात वो उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, अर्थात उसका कोई भी चीज उसमें एंट्री नहीं करेंगे, कोई जो बीमा है ये नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसे छोड़ देंगे। अब हम दोनों पक्षों की बीमाएं लिखेंगे, ठीक ना, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखने पर देखिए समय है, आवर्तकाल समय है t, इसका बीमीय सूत्र जब आप लिखेंगे, बीमीय सूत्र तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि केवल t, या दूसरा तरीका यह है कि m लिखिए, इसकी घात क्या लिखिए 0, l की घात 0 और यहाँ t लिखिए। किसी चीज की घात 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, कितनी हो जाती है बच्चों 1। तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। तो यह समय का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m की घात 0, l की घात 0 और यहाँ क्या है t बराबर k से तो कोई मतलब नहीं। द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है m, तो m की घात a और लंबाई का क्या होता है l की घात क्या है b, और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है l की घात -2, इसकी घात क्या है c। या हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि m की घात 0, l की घात 0, t इन्हें बराबर m की घात a, l की घात क्या है b, और घातांक नियम से c घात l पे भी आएगी और t पे भी आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा l की घात c, t की घात क्या है -2c, माइनस क्या है 2c, या m की घात 0, l की घात क्या है 0, t बराबर, इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं अब m की घात a, l की घात b प्लस c, t की घात माइनस क्या है 2c, ठीक है। समान पद की घातों की तुलना करने पर, समान पद की घातों की तुलना करने पर लक्ष्य रहता है कि abc का मान निकालें। तुलना करने पर यहाँ से देखो m की घात क्या है a है और यहाँ m की घात क्या है 0, तो a बराबर क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ b प्लस c बराबर भी क्या होगा 0, ये समीकरण क्या हो गया थर्ड, और -2c बराबर क्या हो जाएगा आपका -2c बराबर कितना होगा 1, ये समीकरण हमारा फोर्थ हो गया, ठीक है। हल करने पर हम देखें, हल करने पर हल करेंगे तो यहीं से c का मान आ जाएगा -1/2, है ना। तो जब c का मान -1/2 आ जाएगा तो b का मान 1/2 आ जाएगा। a बराबर तो ऑलरेडी 0 है, b बराबर कितना होगा 1/2 और c बराबर कितना होगा 1/2। जब a b c का मान हमें मालूम हो जाए, इसे उठा के हम समीकरण फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं बच्चों, और रखेंगे तो उचित सूत्र हमें क्या होगा प्राप्त होगा। यही बात लिखेंगे इस समीकरण फर्स्ट में, a b c का मान रखने पर, a b c का क्या है मान रखने पर, a b c का मान अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे तो समीकरण फर्स्ट हमारा यही है कि t बराबर k, m की घात a, l की घात b और g की घात क्या है c, g की घात c है। तो t बराबर k, a की वैल्यू कितनी आई है 0 आई है, तो m की घात 0, l की घात 1/2, g की घात कितना आई है -1/2। तो किसी चीज की घात अगर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1 गुणे l की घात क्या होगी 1/2, और ये जो माइनस घात है इसको बटे में लिख सकते हैं 1/g की घात 1/2। अब 1/2 घात है तो इसको अंडर रूट में भी लिखा जा सकता है, k अंडर रूट क्या है l, k अंडर रूट क्या है l और अपान अंडर रूट क्या है g, या t बराबर k
एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यल अपॉन क्या है जी। यह आपका उचित संबंध प्राप्त हो गया। जैसे अनुभव अगर आपको आएगा तो इस सवाल में प्रयोगों द्वारा पाया गया, के बराबर कितना होता है 2 पाई, तो टी बराबर क्या हो जाता है 2 पाई अंडर रूट यल अपॉन क्या है जी। अब ये मत सोचिएगा कि हम 2 पाई नहीं लिखेंगे तो हमारा जो है सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चों को भौतिक नियतांक का मान जो है मालूम भी हो सकता है और क्या है नहीं भी हो सकता। अगर आप यहाँ तक भी प्रश्न को ड्राइव करके लेके आते हैं तब भी आपका सवाल बिल्कुल सत्य माना जाएगा। बीमी विश्लेषण का यह दोष भी है, यदि हम किसी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने जा रहे हैं तो जो नियतांक आता है उसका मान हमें बीमी विधि से ज्ञात नहीं हो पाता, यह बीमी विश्लेषण का दोष है। दूसरा दोष है कि हम जो है 3 से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध बीमा विधि द्वारा जो है ज्ञात नहीं कर सकते, यह बीमी विश्लेषण का बच्चों क्या है सबसे बड़ा दोष है। तो यह लेसन जो है कि मेरे हिसाब से समाप्त होता है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा।